कल जो आपको भेजा था वो आप सबके पास है? यस मैम। ठीक है, डिस्लेक्सिया के बारे में कल मैंने आपको समझाया था, और कुछ उसने दिखा भी दिया था कि जो क्लासिफिकेशन है डिस्लेक्सिया का, वो पढ़ने संबंधी विकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, डिस्लेक्सिया टॉपिक आप लोग लिखेंगे डिस्लेक्सिया, इंग्लिश में स्पेलिंग लिखो DYSLEXIA, डिस्लेक्सिया। इसको हिंदी में भी डिस्लेक्सिया ही लिखोगे। ठीक है, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। डिस्लेक्सिया बेसिकली जो है बेटा आपका पढ़ने संबंधी विकार है। पढ़ने संबंधी विकार कहने का मतलब ये होता है कि जब कोई चीज रिटन वे में लिखा गया हो, मतलब जब कुछ लिखी गई चीजें हो, तो उसको पढ़ पाने की असमर्थता जब कोई बालक व्यक्त करता है, तो वो डिस्लेक्सिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसको स्टार्टिंग में, इसको जो है सबसे पहले जो डिटेक्ट किया था वो बर्लिंग ने डिटेक्ट किया था 1887 में। डिटेक्ट करने का मतलब कि सबसे पहले इस शब्द की जो शुरुआत थी, इस शब्द को ढूंढने का काम 1887 में बर्लिंग नामक मनोवैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, लेक्सिया दो शब्द से मिलकर बना है। पहला शब्द है डिस और दूसरा शब्द है लेक्सिया। ठीक है, डिस का मतलब होता है विकार से, ठीक, और दूसरा, आवाज नहीं आ रहा मैम। किसी को आवाज नहीं आ रहा है? आवाज आ रही है मैम। आ रही है मैम, आ रही है। आ रही है आवाज? डिस्लेक्सिया शब्द जो है बेसिकली ग्रीक भाषा का एक शब्द है। देख लीजिए कि क्या प्रॉब्लम है। फरीन, आपको ना हो तो दोबारा जुड़ जाइए। डिस्लेक्सिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये वो टॉपिक है जिससे जो है हमारी आबादी के लगभग 10% बच्चे इससे ग्रस्त रहते हैं। ठीक है, डिस्लेक्सिया बेसिकली जो है एक ग्रीक शब्द है। ठीक है, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक डिस और दूसरा लेक्स। डिस का मतलब होता है, जिसका मतलब होता है डिफिकल्ट स्पीच, यानी कठिन भाषा। वो जो भाषा लिखी गई है उस बालक के लिए काफी कठिन प्रतीत होती है, वो उस भाषा को पढ़ नहीं पाता है। पढ़ने का विकार है डिस्लेक्सिया, तो इससे संबंधित जो बालक होता है वो पढ़ नहीं पाता है। ठीक है, इसकी खोज 1887 में बर्लिंग के द्वारा किया गया। बर्लिंग जब इसकी खोज की गई तो इस शब्द को, डिस्लेक्सिया शब्द को, शब्द अंधता के नाम से पुकारा गया। ठीक है, डिस्लेक्सिया शब्द ग्रीक भाषा से बना हुआ है। ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है आपका डिस और दूसरा शब्द है लेक्सिक। ठीक है, इसका मतलब होता है डिफिकल्ट स्पीच, यानी कठिन भाषा। 1887 में बर्लिंग ने इस शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किया था। इस शब्द को पहले शब्द अंधता के नाम से पुकारा गया। ठीक है, बेसिकली ये होता क्या चीज है डिस्लेक्सिया? ये बेसिकली भाषा का जो लिखित रूप होता है, उसका जो मौखिक रूप होता है, और भाषाई दक्षता को प्रभावित करता है। यह छात्र के जो लिखित रूप है और मतलब जो भाषा है, जो भाषा लिखी गई है, उसके लिखित रूप को, यानी कि राइटिंग के स्किल को, मौखिक यानी ओरल टेंडेंसी को, और भाषाई दक्षता को प्रभावित करता है। यानी इससे ग्रसित बच्चा जो डिस्लेक्सिया का शिकार है, उसको किसी शब्द में ओरली भी प्रॉब्लम होता है, रिटन संबंधी भी प्रॉब्लम होता है, और स्पेलिंग संबंधी भी प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, डिस्लेक्सिया शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्द डिस तथा लेक्सिस से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है डिफिकल्ट स्पीच, यानी कठिन भाषा। इसकी खोज जो है बर्लिंग ने किया था। इसे सबसे पहले शब्द अंधता के नाम से पुकारा गया। यह क्या होता है? यह भाषा के लिखित, मौखिक तथा भाषाई दक्षता को प्रभावित करता है, यानी कि कहीं ना कहीं ओरल एस्पेक्ट, राइटिंग एस्पेक्ट और स्पेलिंग एस्पेक्ट को ये प्रभावित करता है। ठीक है, जो चीजें लिखी गई हैं,
या तो वो ठीक से उसको पढ़ नहीं पाते, ओरली उसको प्रोनाउंस नहीं कर पाते, राइटिंग के रूप में लिख नहीं पाते हैं, या अगर लिखते भी हैं तो क्या होता है उसमें ढेरों स्पेलिंग मिस्टेक्स होते हैं। डिस्लेक्सिया बेसिकली एक विशिष्ट सीखने की विकलांगता होती है, ठीक है, जो कि वास्तव में एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इससे पीड़ित जो व्यक्ति होता है उसको स्पेलिंग में दिक्कतें होती है, ठीक है। ओरली यानी कि मौखिक रूप से वो भाषा को बोल नहीं पाता, कोई पर्टिकुलर वर्ड है उसको बोल नहीं पाता, या बहुत बड़ी सेंटेंस लिखा गया है उसके लास्ट के कुछ शब्दों को वो ड्रॉप आउट कर देता है, छोड़ देता है, ठीक है। ये पढ़ने लिखने की कठिनाइयों से संबंधित होता है। डिस्लेक्सिया क्या होता है, इसके कुछ लक्षण हैं जिसके आधार पे आप डिस्लेक्सिया को समझ सकते हो। नसीम, क्या प्रेजेंट कर रहे हो नसीम आप? हेलो नसीम, मेरी आवाज जा रही है नसीम तक? साइलेंट मोड में है उसका मोबाइल नसीम का। नसीम, स्टॉप प्रेजेंटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करिए आप। डिस्लेक्सिया के कुछ लक्षण हैं जिसके बारे में अगर हम बताएंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है डिस्लेक्सिया का वो ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। डिस्लेक्सिया में बेसिकली क्या होती है, वर्णमाला अधिगम में कठिनाई होती है। वर्णमाला यानी कि अल्फाबेट जो लिखा हुआ, चाहे ABCD हो, क ख ग घ हो, उसके अधिगम में यानी याद करने में उनको कठिनाई होती है, जो कि डिस्लेक्सिया से पीड़ित होते हैं। अक्षरों की ध्वनियों को सीखने में कठिनाई होती है। जो अक्षर लिखे गए हैं उसकी ध्वनि को वो ठीक तरीके से सीख नहीं पाते हैं। जैसे 3 तरह का श लिखा होता है, स, श और श लिखा होता है, लेकिन ये ध्वनियों को आपस में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। अगर हम आपसे बोले कि श लिखो और लिखो स, तो आप कौन सा स लिखो? स बोलते हैं तो आप सांप वाला स लिखोगे, और श बोलते हैं तो आप शरीफा वाला श लिखोगे। लेकिन डिस्लेक्सिया वाले जो बालक होते हैं, ये जो ध्वनि संबंधी जो डिफ्रेंसिएशन है इसको अच्छी तरीके से समझ नहीं पाते। उनमें एक और प्रॉब्लम होती है, वो एकाग्रता में कठिनाई होती है, यानी कि ये कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। एकाग्रता में कठिनाई का मतलब कॉन्सेंट्रेशन में इनको प्रॉब्लम होती है। पढ़ते समय कुछ स्वर को वो भूल जाते हैं, मात्रा जहाँ दिया गया है वो मात्रा नहीं देते हैं। जैसे मान लीजिए कि कहीं पे स्वर का मतलब क्या होता है, वॉवेल्स। वॉवेल्स जैसे हिंदी में क्या होता है, जिसके आधार पे हम मात्रा देते हैं, तो वो मात्रा देना भूल जाते हैं। जैसे कॉफी लिखना है तो कॉफी लिख देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि लिखना है कॉफी, तो वो ध्वनि को अच्छी तरह सुन नहीं पाए, या उसको लिखने में उन्होंने मिस्टेक कर दिया, कॉफी की जगह कफी लिख दिया, तो कफी जो है एक एक अर्थहीन शब्द हो जाएगा, उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। तो ये प्रॉब्लम उनकी होती है, वो शब्दों को वो उल्टा या अक्षरों का क्रम इधर उधर पढ़ लेते हैं। जैसे नाम को मान लिखेंगे, जैसे नाम लिखना है तो उसकी जगह नाम को लिखने की जगह वो मान लिख देंगे, न को म बना देंगे, ठीक है। शावक लिखना है या शावक पढ़ना है, श में आ की मात्रा व क, शावक पढ़ना है तो उसको शाक पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम आती है। कुछ स्पेलिंग संबंधी यानी वर्तनी संबंधी भी दोष होता है उनमें। समान उच्चारण वाले ध्वनियों को वो नहीं पहचान पाते हैं। समान उच्चारण वाली ध्वनि जैसे नो, 2 तरह का नो होता है, एक NO होता है और दूसरा नो क्या होता है, KNOW, ठीक है। तो ये 2 समान ध्वनि वाले शब्द हैं, दोनों को अलग अलग वो नहीं पहचान पाते हैं। शब्दकोश का अभाव होता है, यानी इनकी जो अपनी वोकैबुलरी होती है, जो शब्दकोश होता है वो काफी कम होता है। अब जब आप MA में आ जाते हो तो आप एक ही वाक्य को अलग अलग तरीके से बोल सकते हो, एक ही शब्द की जगह दूसरा शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन इन बालकों में क्या होता है, शब्दकोश का इनकी जो ओन वोकैबुलरी होती है वो बहुत ही कम डेवलप होती है। भाषा का अर्थपूर्ण प्रयोग ये नहीं कर पाते हैं, यानी कि कहीं कहीं कोई बात लिखी हुई है उसका वो सही तरीके से अर्थ ज्ञात नहीं कर पाते। एक और प्रॉब्लम होती है कि इनकी जो स्मरण शक्ति होती है,
यानी याद, रिमेम्बरिंग करने की जो शक्ति होती है वो काफी क्षीण होती है। क्षीण होने का मतलब एक तरह से खराब होती है। तो इसके लक्षण से कुछ डिस्लेक्सिया के बारे में समझ में आया? हाँ या ना, कुछ बोलो। एक बार यस मैम। एक बार और शॉर्ट में समझा देते हैं कि जो डिस्लेक्सिया है ये एक तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी है। ये किस तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी है? ये एक पठन संबंधी, यानी कि पढ़ने, रीडिंग संबंधी डिसेबिलिटी है। ठीक है, डिस्लेक्सिया एक ग्रीक वर्ड है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक डस तथा लेक्सिया, जिसका मतलब होता है डिफिकल्ट स्पीच। इसको खोजा किसने था? बर्लिन ने खोजा था। और कब खोजा था? 1887 में खोजा था। ठीक है, इसमें आप बताओगे यही कि इसमें भाषा के मौखिक रूप, लिखित रूप और भाषाई दक्षता की क्षमता को ये प्रभावित करता है। इसके बाद डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन जब हम लिख के देंगे तो उसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आपको समझना क्या है कि इस तरह के जो बच्चे इस बीमारी से जो पीड़ित होते हैं उनको क्या कठिनाई होती है। पहले वर्णमाला का जो अधिगम होता है उसमें कठिनाई होती है, यानी अगर अल्फाबेट वो ठीक तरीके से याद नहीं कर पाते तो वो शब्द कैसे बना पाएंगे। दूसरा, अक्षरों की ध्वनियों को वो सीख नहीं पाते हैं, उनमें एकाग्रता की कमी होती है। एकाग्रता का मतलब होता है कंसंट्रेशन की कमी होती है। पढ़ते समय स्वर को वो भूल जाते हैं। ठीक है, कभी कभी शब्दों या अक्षरों का जो है क्रम उलट पुलट देते हैं। ठीक है, और उलट पुलट देते हैं और एक ही जगह दूसरा वर्ड यूज कर लेते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया, नाम को वो मान लिख देंगे या मान पढ़ देंगे। इनमें वर्तनी संबंधी यानी स्पेलिंग संबंधी मिस्टेक पाया जाता है। ठीक है, ये समान उच्चारण वाले जो शब्द होते हैं उसकी जो ध्वनियां होती हैं जिसके आधार पर उस पर अंतर किया जा सकता है उसको वो समझ नहीं पाते। इनमें शब्दकोश का अभाव होता है। शब्दकोश का अभाव मतलब इनकी अपनी जो वोकैबुलरी होती है वो बहुत अच्छी डेवलप नहीं होती है। इनमें भाषा के अर्थपूर्ण प्रयोग का अभाव होता है। भाषा का कभी कभी क्या होती है, कोई एक सिंपल भाषा लिखी हुई होती है लेकिन उसका अर्थ जो होता है बहुत बड़ा होता है, लेकिन इन चीजों को समझ सकने की क्षमता इनमें नहीं होती है। साथ ही साथ इनकी जो मेमोरी रिमेम्बरिंग कैपेबिलिटी होती है यानी स्मरण शक्ति जो होती है वो बहुत ही कम होती है। ठीक है, डिस्लेक्सिया बेसिकली किन किन चीजों पर प्रभाव डालता है? डिस्लेक्सिया जो होता है किसी भी छात्र बालक के पहला तो पढ़ने पे प्रभाव डालता है, उसकी राइटिंग या स्पेलिंग पे प्रभाव डालता है, उसकी स्मृति पे प्रभाव डालता है, उसके न्यूरो पे, उसके दृश्य पे और उसके स्वर्ण पे प्रभाव डालता है। ठीक है, डिस्लेक्सिया से पीड़ित जो बालक होता है उसको पढ़ने में क्या प्रॉब्लम होगी? पढ़ने में उसको प्रॉब्लम होती है कि पढ़ते समय कठिनाई होगी। ठीक है, जो शब्द लिखा गया उसको वो ठीक से पढ़ नहीं पाएगा। दूसरा, शब्दों को वो गलत तरीके से पढ़ेगा। ठीक है, अगर वो किसी भी तरह पढ़ भी लेता है तो उसको चीजों को समझ नहीं आता है। तो पढ़ना, डिस्लेक्सिया का सबसे पहला इफेक्ट जो होता है पढ़ने पे पड़ता है। तो पढ़ने पे तीन तरह का इसका इफेक्ट पड़ता है। पहला कि ये पहले तो पढ़ नहीं पाते, पढ़ने में कठिनाई होती है। दूसरा, अगर पढ़ भी पाएंगे तो गलत पढ़ेंगे, और अगर गलत सही भी पढ़ पाएंगे तो उसका अर्थ वो नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ अगर वो किसी भी तरीके से काम कर लेते हैं तो उसको धारा प्रभाव में नहीं बोल पाते। जैसे एक सेंटेंस लिखा है तो उसको पूरी तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे बल्कि अलग अलग पढ़ पाएंगे। जैसे मैंने बोला कि राम स्कूल जाता है तो उसको क्या पढ़ेगा? राम, राम स्कूल, स्कूल ऐसे पढ़ेगा। ठीक है, तो ये पढ़ने संबंधी दिक्कत हुई। दूसरा दिक्कत उसकी राइटिंग यानी कि लिखने में, वर्तनी यानी स्पेलिंग में दिक्कत होती है। पहली स्पेलिंग में दिक्कत क्या होती है? एक तो उनको स्पेलिंग याद नहीं होती है, दूसरा स्पेलिंग अगर याद भी हो जाती है तो व्याकरण संबंधी दिक्कत होती है। व्याकरण संबंधी दिक्कत क्या होगी कि पास्ट टेंस की जगह प्रेजेंट टेंस लगा देगा, प्रेजेंट टेंस की जगह फ्यूचर टेंस लगा देगा। तो इस तरह का जो है व्याकरण संबंधी दिक्कत पाई जाती है। जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो भी वो सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। राम स्कूल को जाता है वो लिख देंगे, राम स्कूल जाता है तो उसकी जगह वो लिख देंगे राम स्कूल को जाता है। ठीक है, तीसरा इफेक्ट, पहला इफेक्ट पढ़ने पे पड़ता है, दूसरा इफेक्ट उसके लेखन या वर्तनी पे पड़ता है, तीसरा इफेक्ट उसकी स्मृति पे यानी उसकी मेमोरी पे पड़ता है। वो किसी भी चीज को उसके क्रम से याद नहीं कर पाते, यानी सीरियली वो कोई चीज याद नहीं कर पाते। जैसे
कोई कहीं जगह आपको कोई कोई चीजें एकदम उसके सीरियल ऑर्डर में याद करना पड़ता है। जैसे ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, ये निश्चित है। ये जो स्टेप्स होते हैं वो प्री डिटरमाइन है, ये निश्चित होते हैं। लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता है। इनकी जो स्मृति होती है, स्पेशली जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, वो बहुत ही बुरी होती है। ठीक है, ये इसके स्मृति पे प्रभाव डालता है। न्यूरो पे क्या प्रभाव डालता है? न्यूरो पे प्रभाव ये डालता है कि इनका जो संगठनात्मक कौशल होता है वो बहुत ही बुरा होता है। संगठनात्मक कौशल मतलब चीजों को एज अ होल देख नहीं पाते हैं। ठीक है, शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है। साथ ही साथ उनमें अगर शब्दों जैसे शब्द कभी कभी नहीं होते कि कई जगह आप देखोगे होटल पे एक रनिंग मूवमेंट में कोई शब्द लिखा हुआ होता है। जैसे आप ज्यादा मैकडोनल्ड्स या इस तरह के रेस्टोरेंट में जाओगे तो जैसे जो कूपन नंबर होता है कि इतने का ऑर्डर तैयार हो गया, तो रनिंग में लिखा नहीं रहता है कई चीजें, रनिंग में यानी चलता चलता लिखा हुआ होता है, आपको पढ़ना होता है। जैसे स्टेशन पे चले जाओगे तो कौन सी गाड़ी कब आ रही है, एक पेज आ जाता है, थोड़ी देर के लिए एक पेज रुकता है, फिर दूसरा पेज आ जाता है। तो इस अवस्था में वो चीजों को पढ़ नहीं पाते हैं, तो संगठनात्मक कौशल की कमी होती है। नेक्स्ट इफेक्ट इसके स्वर्ण पर पड़ता है। स्वर्ण पे क्या इफेक्ट पड़ता है? पहला होता है कि एक स्वर्णता की कमी होती है, यानी कि इनको सुनाई कम देता है। दूसरा, शब्दों की ध्वनियां टूट जाती हैं, शब्द को वो पूरा नहीं पढ़ पाते। जैसे आप नहीं कभी बोलते हैं कि मैडम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, यानी कि पूरा शब्द एक बार आपको नहीं समझ में आ रहा, उसकी ध्वनियां अलग अलग टूट जाती हैं। तो सोच लो उनको कितनी दिक्कत होती होगी, उनको हर एक शब्द की ध्वनियां टूटी टूटी प्रतीत होती हैं। ध्वनियों के कारण शब्द का जो अर्थ होता है वो स्पष्ट नहीं होता। जैसे अभी फरीन ने बोला कि मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। क्लियर कहने का मतलब ये है कि आप क्या बोल रही हैं, आपके जो शब्द है वो टूट टूट जा रहे हैं, जिसके कारण वो सेंटेंस को नहीं समझ पा रही थी। नेक्स्ट उसका इफेक्ट होता है दृश्य यानी कि विजन पर। विजन पे क्या होता है? पहला चीज है कि ब्लैक बोर्ड पे जो चीजें लिखी गई हैं उसको ठीक ढंग से वो अपनी कॉपी पे उतार नहीं पाते हैं। डिस्लेक्सिया से पीड़ित व्यक्ति का एक तरह से आप एग्जाम्पल आप मान सकते हो, जैसे तारे जमी पे था ना वो जो बच्चा था, जैसे लगता है कि सारे शब्द उड़ रहे हैं, उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उसी तरह ये क्या होता है कि ब्लैक बोर्ड पे कोई चीज लिखा हुआ है, उसको ढंग से अगर कॉपी करना है तो वो नहीं कर पाते, अक्षरों को उल्टा पढ़ते हैं। जैसे स्मॉल लेटर में बी लिखा हुआ है तो वो उसको डी पढ़ेंगे, एम लिखा हुआ है तो उसको डब्ल्यू लिखेंगे। ठीक है, और स्पेशली आप देखेंगे कि एक लाइन में अगर 2 या 3 बार एक ही शब्द आया है तो उसकी स्पेलिंग हर बार अलग अलग होगी। जैसे ऑफ, ऑफ ऑफ लिखा हुआ, ओ एफ ऑफ जो लिखा हुआ है, अगर एक लाइन में उसको 3 बार लिखा गया है तो उसको 3 तरीके से लिखेंगे। कभी ओ एफ लिखेंगे, कभी एफ ओ लिखेंगे, कभी ए एफ लिखेंगे, कभी ई एफ लिखेंगे। यानी कि एक ही लाइन में उस पर्टिकुलर वर्ड को वो 3-4 तरीके से लिख देते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ अगर कोई चीज लाइन में लिखा गया है तो वो लाइन में उसको पढ़ नहीं पाते। जैसे पहला लाइन पढ़ेंगे फिर तीसरे लाइन पे आ जाएंगे या चौथे लाइन पे आएंगे, दूसरा लाइन मिस कर देंगे। ठीक है, या पहले लाइन पढ़ेंगे उससे पहले चले जाएंगे, नीचे की लाइन पे नहीं आएंगे। कुछ समझ में आया इसका? अभी तक जो समझा है समझ में आया? यस मैम, यस मैम। तो डिस्लेक्सिया के बारे में जब आपसे पूछा जाएगा कि कोई बालक डिस्लेक्सिया से पीड़ित है या नहीं, तो आप कैसे बताओगे? तो आप बता सकते हो कि डिस्लेक्सिया जो है बेसिकली बालक के लगभग हर एक एस्पेक्ट पे असर डालता है, चाहे वो पढ़ना हो, चाहे लिखना हो, चाहे दृश्य सामग्री से संबंधित हो, चाहे स्वर से संबंधित हो, चाहे न्यूरो से संबंधित हो या मेमोरी से संबंधित हो, सब पे ये प्रभाव डालता है। इसका बहुत अच्छी तरह मैंने एक फिगर बना दिया है, एक पेज में फिगर बनाया, उसको केवल आप देखोगे और उसको याद कर लोगे तो समझिए डिस्लेक्सिया आपका कंप्लीट हो जाएगा। वो आपके लिए स्पेशली मैंने नोट्स बनाया, उसको मैं भेज दूंगी। ठीक है, थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़ा उसको टाइप करवाएंगे तो सीधा आ जाएगा। तो ये समझ में आ गया डिस्लेक्सिया क्या होता है? इसमें कोई प्रॉब्लम? जी मैम। नो मैम। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इसको ध्यान से याद रखिएगा। और कोई कुछ बोलता नहीं है। रुचि कुछ समझ में आया? रुचि हमारे क्लास में भी नहीं आई है बेटा, उसके साथ कुछ प्रॉब्लम की वजह से जो है वो नहीं ज्वाइन। रुचि आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? हाँ मैम।
समझ रहे हैं। डिस्लेक्सिया क्या है? डिस्लेक्सिया बेसिकली एक पढ़ने संबंधी विकार होता है, ठीक है। डिस्लेक्सिया में आप सबसे पहले यही लिखोगे कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, इसकी खोज किसने की थी, ठीक है, इसका असर किन किन चीजों पे आता है, ठीक है। एक डेफिनेशन दे दोगे, हम आपको नोट्स में उसकी डेफिनेशन लिखे हैं कि डिस्लेक्सिया इज अ स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी दैट इज न्यूरोलॉजिकल इन ओरिजिन, यानी कि डिस्लेक्सिया एक विशिष्ट लर्निंग डिसऑर्डर है जिसका मूल कारण न्यूरोलॉजिकल होता है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिफिकल्टीज विथ एक्यूरेट और फ्लुएंट वर्ड रिकॉग्निशन एंड बाय पुअर स्पेलिंग एंड डिकोडिंग एबिलिटीज। इसका मतलब ये हुआ कि इससे पीड़ित जो व्यक्ति होती है वो धारा प्रवाहन में नहीं बोल पाता है, साथ ही साथ उसमें स्पेलिंग संबंधी यानी वर्तनी संबंधी समस्याएं होती है, वो चीजों को कोड या डिकोड नहीं कर पाता है। These difficulties typically result from a deficit in phonological component of language, जिसके कारण वो लैंग्वेज के जो स्वर्ण क्षमता होता है उस पर तो असर डालता है, साथ ही साथ उसके जो क्लासरूम में जो इंस्ट्रक्शंस होता है उसको वो प्रभावी रूप से समझ नहीं पाता है। तो वो बच्चा कैसे समझ पाएगा बेटा, जब उसको वर्णमाला याद ही नहीं हो पा रही है, वो कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं पा रहा है, ठीक है, वो स्पेलिंग याद नहीं कर पा रहा है, उसका शब्दकोश का ही अभाव है, भाषा का अर्थपूर्ण प्रयोग ही नहीं सीख पा रहे और उसकी मेमोरी जो है बहुत कम होती है। तो इसके आधार पर कैसे वो चीजों को समझ सकता है, ठीक है। अब इसका उपचार क्या है? इसका उपचार बहुत ही कठिन होता है। इसके लिए जैसे डिस्लेक्सिया के लिए जो है बहुत से टेस्ट बनाए गए हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जिसके आधार पर आप जो है बच्चों को डिटेक्ट कर सकते हो कि बच्चे डिस्लेक्सिया से पीड़ित होते हैं, ठीक है। 1973 में एक अमेरिकन फिजिशियन जो थे बोल्ड टेस्ट ऑफ रीडिंग स्पेलिंग पैटर्न नामक एक परीक्षण विकसित किया था, जिसके द्वारा आप जो है डिस्लेक्सिया की स्क्रीनिंग की जाती है, यानी कि उसके द्वारा पता लगाया जा सकता है कोई बच्चा डिस्लेक्सिया से पीड़ित है या नहीं है। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर इनको जो है कोई हम इसमें कुछ मदद करना है, इसमें हमें क्या करना होगा कि जो शिक्षक होते हैं ऐसे पहले तो ऐसे बालकों को पहचान ले, पहचानने के बाद से उसकी कौन सी क्षमता सबसे ज़्यादा या दो क्षमता सबसे ज़्यादा उसको प्रभावित कर रही है उसका पता लगाएं, ठीक है। अध्यापक को कक्षा में पढ़ाते समय उन बच्चों को थोड़ी सी तेज आवाज़ में यानी ऊंचे आवाज़ में बात करनी चाहिए, ठीक है। उनको उनके रुचि के आधार पर यानी उनके इंटरेस्ट के आधार पर और विभिन्न तरह की कहानियों के माध्यम से, पुस्तक के माध्यम से, अखबार के माध्यम से पढ़ाने की सलाह देनी चाहिए, ठीक है। विभिन्न तरह की कहानियों के माध्यम से समझाएं, ताकि कहानी चीजें क्या होती, कहानी वाली चीजें इसलिए होती है कि बच्चों को कहानियां याद हो जाती हैं। तो कहानी के रूप में वो क्या होगा, जब कोई चीज को सुनेंगे तो उसमें एक तारतम्य होगा, ठीक है, एक राइमिंग वर्ड्स होंगे जिससे उन चीजों को याद करने में उनको आसानी होगी। साथ ही साथ उनके लिए ऐसे पुस्तकों की व्यवस्था की जाए जिसमें जो अक्षर होते हैं थोड़े बड़े शब्दों में लिखे हुए हों, उस पर चित्रों का उपयोग किया गया हो, ठीक है। इसके साथ ही साथ हम चिकित्सक और विभिन्न तरह की थेरेपीज का भी यूज कर सकते हैं, जैसे अगर स्पीच में प्रॉब्लम हो तो स्पीच थेरेपी का यूज कर सकते हैं, यानी कि हाँ, शिक्षकों को यानी कि टीचर्स को चाहिए कि उसकी योग्यता और क्षमता के हिसाब से उस पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे और पेरेंट्स भी व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे। तो सबको ध्यान देने के लिए सबसे पहले ये आवश्यकता है कि हम डिस्लेक्सिया को पहचान जाए। तो डिस्लेक्सिया को पहचान करने के लिए सबसे पहले 1973 में एक अमेरिकन फिजिशियन ने एक टेस्ट बनाया था, उसका नाम था बोल्ड टेस्ट ऑफ रीडिंग स्पेलिंग पैटर्न, जो कि एक परीक्षण विकसित किया गया था। भारत में भी डिस्लेक्सिया अर्ली स्क्रीनिंग टेस्ट और डिस्लेक्सिया स्क्रीनिंग टेस्ट का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये इसका इलाज है, हम इसको स्पीच थेरेपी दे सकते हैं, उस पर व्यक्तिगत ध्यान दे सकते हैं। तो इन सब बालक, चूंकि ये इनका इलाज करना मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि इनमें न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, तो इलाज नहीं हो सकता, लेकिन हाँ इनकी क्षमताओं में हम कुछ इम्प्रूवमेंट जरूर कर सकते हैं। समझ में आ गई कुछ बात है? डिस्लेक्सिया के बारे में अगर पूछा जाएगा तो आप बता सकते हो? यस मैम। जी मैम। आपको नोट्स मिल जाएगा यस मैम। डिस्लेक्सिया के बारे में। डिस्लेक्सिया बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में आप लोग
पढ़िएगा जरूर, नोट्स भेज दिया जाएगा। नोट्स ना होता है हैंड रिटन नोट्स हम आज भेज देते हैं, जब राजीव सर भेजेंगे तो टाइप्ड वर्जन भेजेंगे, ठीक है। यस मैम। इससे संबंधित कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग जी में? मैम। इससे संबंधित कोई प्रश्न आपके दिमाग में अभी आ रहा है तो आप प्रश्न पूछ सकते हो बेटा अभी। देखो, किसी भी डिजीज को याद करने का सबसे अच्छा मेन रीजन है कि उसके कॉन्सेप्ट को जानो कि वो है क्या। और सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट डेवलप होता है कि जब हम उसके लक्षणों को अच्छी तरीके से समझ जाए। तो लक्षणों के आधार पे हम उसको पहचान भी कर सकते हैं, उनको हम जान भी सकते हैं, ठीक है। तो साइकोलॉजी के आप स्टूडेंट हो तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि अगर इस तरह आपको सोसाइटी में कोई दिखता है या इस तरह के बच्चे होते हैं तो आप आराम से प्रिडिक्ट कर सकते हो। एक जनरल लोग नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, लेकिन आपको चूंकि ये चीजें पढ़ाई जा रही हैं तो आप इसका प्रेडिक्शन लगा सकते हो। पॉपुलेशन में इस तरह के काफी लोग आपको दिखाई देंगे, ठीक है। और उनको समय पे इलाज करना बहुत जरूरी होता है, जितने छोटे पे इसका इलाज हो जाएगा उतना अच्छा होगा, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो टफ टास्क होता है पेरेंट्स को ये यकीन दिलवाना कि आपके बच्चे में दिक्कत है। पेरेंट्स आज जो है समझने के लिए तैयार नहीं होते, ये मानने के लिए भी नहीं तैयार होते। क्यों? क्योंकि इस तरह के बच्चे बाहर से एकदम नॉर्मल दिखाई देते हैं, उनको कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो ऐसे पेरेंट्स जो होते हैं जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का रोल और बढ़ जाता है कि उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग करें, उनको बताएं कि उनके बच्चे को इस तरह का डिसऑर्डर है, और साथ ही साथ बताएं कि रोग में इम्प्रूवमेंट संभव है, ठीक है। और वो भी जनरल एक लाइफ जी सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? यस मैम। जी मैम। तो आज का क्लास यहीं बंद करें। डिस्लेक्सिया आप लोगों का कंप्लीट हो गया। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ जी। सकते हैं। किसी की मन में कोई क्वेश्चन नहीं? सबको समझ में आ गया ना बेटा? नेहा, ऋतु, सुरभि, रुचि, रिकम, जी मैम सब। अंकिता? यस मैम, यस। यस मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। इसकी रिकॉर्डिंग भी हम आपको सेंड कर देते हैं, अगर जो बच्चे नहीं होंगे वो बार बार भी सुन सकते हैं। हम इसकी फोटो भी खींच के आपको व्हाट्सएप कर देते हैं, ठीक है बेटा। गूगल क्लासरूम में भी डाल देते हैं। ओके बेटा, फिर ठीक है। जी मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। क्लिक कर थैंक यू दीजिए मैम। आप। वेलकम।